अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम तो सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डीएनए ऑफ थिंग्स, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को डीएनए में स्टोर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं एक बग्स बनी से। मैं आपको यहाँ पर एक खरगोश का खिलौना दिखा रहा हूँ, और इस खरगोश के खिलौने में ख़ास बात यह है कि इसके एक छोटे से ज़र्रे से आप दोबारा इस तरीके के बहुत से खरगोश बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान का सेल अपने आप को रेप्लिकेट करता है, कॉपीज़ बनाता है, इसी तरीके से इस खरगोश में हमने ये सलाहियत डाली है कि ये अपनी कॉपीज़ खुद बना सकता है, और उसकी वजह इसका डीएनए है। जी हाँ, ये जानदार तो नहीं है, लेकिन इसमें डीएनए एग्जिस्ट करता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर डीना जेलेंस्की से। डॉक्टर डीना ह्यूमन जेनेटिक्स हैं और जीनोमिक्स में इनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। इन्होंने अपनी टेड टॉक में इस छोटी सी शीशी को दिखाते हुए बताया कि हॉलीवुड की आज तक जितनी भी मूवीज़ हैं वो इस छोटी सी शीशी में मौजूद डीएनए में स्टोर हो सकती हैं। ये एक बहुत हैरानकुन बात थी, लेकिन उन्होंने डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत से पेपर्स लिखे हैं, जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी दुनिया में इस वक्त इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। अगर आप 1 मिनट की स्टैटिस्टिक्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यूट्यूब कितनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पर कितना डेटा आ रहा है, आप कितने ईमेल्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह पर इंफॉर्मेशन की भरमार है। इसमें फेसबुक का जिक्र नहीं है। इंफॉर्मेशन के ग्राफ को अगर देखा जाए तो 2020 में इतनी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी जो 2018 से लेकर इंसान की शुरुआत तक जो इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन सिर्फ एक साल 2020 में प्रोड्यूस होगी। इसलिए हमें इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए बड़े यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी, और उन यूनिट्स में जीटाबाइट भी है। तो आप देख सकते हैं कि 2019 में हम 1 जीटाबाइट इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, इंसान प्रोड्यूस करेंगे, और 2020 में हम उससे भी ज़्यादा चले जाएंगे। तो इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ रही है, इसलिए मेगाबाइट्स, गीगाबाइट से आगे हम टेराबाइट, पीटाबाइट, पीटाबाइट में इस वक्त हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्साबाइट हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, जीटाबाइट और यूटाबाइट, ये तमाम यूनिट्स हम फ्यूचर में यूज़ करने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन की अहमियत और डेटा स्टोरेज की ताकत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि रिसेंटली जो हमने ब्लैक होल देखा है, जिसे M87 कहा जाता है, क्योंकि ये M87 गैलेक्सी के बीच में है और इस पर मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। इसमें डेटा स्टोरेज की इतनी ज़्यादा अहमियत थी और डेटा इतना ज़्यादा था कि उसे शिप पर, बहरी जहाज़ों में MIT से, यानी अमेरिका से, प्लांक्स इंस्टीट्यूट यूरोप में भेजा जाता था, क्योंकि उसे हम डेटा, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा जो आपको हार्ड ड्राइव्स नज़र आ रही हैं सामने, इन तमाम हार्ड ड्राइव्स को एक यूनिवर्सिटी से यानी USA से यूरोप भेजा जाता था। और इस पूरे प्रोजेक्ट में डेटा साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, जिनकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो हमने शुरू किया स्टोन टेबलेट से, आहिस्ता आहिस्ता किताबों, फ्लॉपी ड्राइव, CDs और USB की तरफ आए, और अब हम इस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से आगे जाते हुए जीनोमिक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। और उसकी वजह क्या है, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि हॉलीवुड को इस वक्त बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ है कि वो अपनी पुरानी विंटेज मूवीज़ को स्टोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास इतनी स्पेस नहीं है, उनके पास इतनी स्टोरेज नहीं है। अगर हॉलीवुड का ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आम कंपनीज का फ्यूचर में क्या हाल होने वाला है। फेसबुक को इस किस्म के इश्यूज़ हैं, ट्विटर को इश्यूज़ हैं, तो उन तमाम कंपनीज को बहुत रोबस्ट किस्म की डाटा स्टोरेज चाहिए, और उसका जवाब हमें मिलेगा डीएनए में। क्योंकि इंसान के सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स को अगर हम फर्दर देखें तो उसमें हमें डीएनए नज़र आता है, जो कि एक हेलिकल स्ट्रैंड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डीएनए की तस्वीर दिखा दी है, जिसमें आपको 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स नज़र आएंगे। नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, जिसे एडेनिन कहते हैं, तो उसको हम A कहेंगे, ग्वानिन G कहेंगे, थायमिन T कहेंगे, और साइटोसिन को C कहेंगे। तो ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और इनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन से डीएनए बनता है, जिससे हमें जिंदगी की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। तो एक सेल में 6 बिलियन पेयर्स मौजूद होते हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स के, एक सेल में। और अगर इनको हम रंग दे दें, 4 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको अलग अलग रंग दे दें, तो हमारे पास आपको इस किस्म की ड्राइंग्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे हम
डेटा जनरेट कर सकते हैं। और एक सेल को अगर डिकोड किया जाए पेपर पर, उनके तमाम न्यूक्लियोटाइड्स को पेपर में उनकी सीक्वेंसिंग की जाए, लिखा जाए, जो पेपर आपको चाहिए होंगे वो ऊंची हाइट के होंगे, वो ज़्यादा हाइट गेन करेंगे स्टेचू ऑफ लिबर्टी से, जो कि न्यूयॉर्क में। और ये काफ़ी ऊंचा स्टेचू है, मैं खुद इसको देख चुका हूँ। तो आपको इंसान यहाँ पे बहुत छोटा नज़र आ रहा है। इससे ज़्यादा पेपर हमें चाहिए होंगे सिर्फ एक सेल, हम एक सेल के न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं। और इंसान के जिसमें कितने सेल्स होते हैं? 30 ट्रिलियन सेल्स। तो एक सेल में 6 बिलियन बेस पेयर्स हैं और उनके लिए आपको 1.5 GB डेटा स्टोरेज चाहिए एक सेल की सीक्वेंसिंग को। तो 30 ट्रिलियन का मतलब ये है कि अगर, तो फिर एक इंसान की जीनोम की सीक्वेंसिंग स्टोर करने के लिए आपको 45 ट्रिलियन जीबीज चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं एक इंसान में। और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम तमाम जानदारों में ये डाटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हर लिविंग थिंग का, इवन वायरस का, जिसे हम लिविंग थिंग की कैटेगरी में बाजू का शुमार करते हैं और बाजू का नहीं करते, कंफ्यूज्ड हैं, उसमें भी डीएनए मौजूद होता है। तो हर लिविंग थिंग में डीएनए मौजूद होता है। इसका मतलब ये है कि हम उनमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। और ये डेटा स्टोरेज, इसकी रिलायबिलिटी क्या है? तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि कुछ अरसे पहले हमने 3300 बिफोर क्राइस्ट BC एक आइसमैन की मम्मी दरियाफ्त की है, जो कि ऑस्ट्रिया के इलाके से की गई है। तो ये मम्मी बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन हम इसका डीएनए रिकवर कर चुके हैं, उस डीएनए को पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हज़ारों सालों तक डीएनए महफूज रहता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि 10,000 साल तक डीएनए महफूज रहता है। तो इंसान जो डाटा स्टोर करता है, जो डीएनए डाटा स्टोर कर सकता है, वो तो हज़ारों साल बाकी रह सकता है। लेकिन जो गैजेट हम यूज़ करते हैं, क्या ये अपना 10 साल का पुराना डाटा, अगर एक ऐसा गैजेट है जो टूट चुका है, 10 साल पहले टूट चुका है, क्या उसे आप डाटा रीस्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बैटरी ख़त्म होगी, उसमें डाटा अब मौजूद नहीं है। हमें उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि डीएनए में डाटा स्टोर किया गया ज़्यादा महफूज रहता है बनिस्बत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से। तो डीएनए की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़बरदस्त है। 1953 में पहली मरतबा हमने डीएनए की तस्वीर खींची, मैं आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिखा रहा हूँ। और 1956 में IBM ने सबसे पहले प्रोसेसिंग ड्राइव बनाई, डाटा प्रोसेसिंग ड्राइव बनाई, जो कि सिर्फ 3.7 MB की थी। आज की दुनिया में ये एक गाना भी स्टोर नहीं कर सकती, एक हाई क्वालिटी गाना स्टोर नहीं कर सकती। लेकिन आप इसका साइज देख सकते हैं कि इसे एक स्लाइडर लगाकर ट्रक में धकेला जा रहा है। लेकिन फिर इंसानों ने सोचना शुरू कर दिया कि हम किस तरीके से छोटे लेवल पर जाकर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। रिचर्ड फाइमन ने कहा कि हम बायोलॉजिकल यूनिट्स में जाकर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि हम एटम में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में होने जा रहा है। लेकिन 1980s में एक आर्टिस्ट जिनका नाम था जोई डेविस, उन्होंने सबसे पहले इंफॉर्मेशन को एक बैक्टीरिया पर स्टोर किया। तो मैं आपको यहाँ पर एक आइकन दिखा रहा हूँ। उन्होंने इस आइकन को इनकोड किया बाइनरी में, और इस बाइनरी डेटा को फिर फर्दर इनकोड किया न्यूक्लियोटाइड्स में, जो मैंने आपको बताई थी 4 किस्म की न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और फिर हमने राइट कर दिया इसे डीएनए में, बैक्टीरिया के, इकोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में इसको राइट किया गया, और पहली मरतबा हमने डीएनए में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया। लेकिन उसके बाद 1990 से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा इसमें तरक्की की जा चुकी है। 10 साल जो पिछले गुजरे हैं उसमें बहुत कोशिश की गई है। हमने 0.65 MB पहले इनकोड और रिकवर किया, लेकिन हमें एरर के साथ मिला डीएनए में। फिर आहिस्ता आहिस्ता 0.75 पर आए। फिर उसके बाद हमने ऐसी स्कीम्स बनाना शुरू कर दी जिससे एक तो हम जल्दी डाटा रिकवर कर सकते हैं। डीएनए में मैं आपको बताऊंगा कि डाटा को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा डिले लगते हैं। जिस तरह हम रैम में फॉरेन एक्सेस करते हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड कर लेते हैं, डीएनए को ऐसे रीड नहीं किया सकता, उसमें डिले आते हैं। तो ये भी एक कोशिश है कि डाटा राइट किया जाए, जो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन रीड फॉरन किया जाए, उसमें बहुत रिसर्च हो रही है। मैं आपको डॉक्टर डीना की रिसर्च दिखाता हूँ, जो कि 215 पीटाबाइट पर ग्राम डीएनए में स्टोर कर चुकी। पर ग्राम यानी पर ग्राम आप इतना पीटाबाइट डेटा स्टोर कर सक रहे हैं, और वो भी एरर फ्री। आप फौरन उसको रिट्रीव कर सकते हैं। और अब 2018 में 200 MB डाटा जो है वो हम बगैर एरर के रैंडम एक्सेस का मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी इसको रिट्रीव कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, हम कर पा रहे हैं। तो मैं दोबारा डॉक्टर डीना की तरफ चलूँगा, जो कि
डीएनए की तस्वीर को लेकर चली और उन्होंने उसे डिकोड किया 10 की फॉर्म में। जब हमने बाइनरी डाटा बना दिया तो उसके बाद हमने उस बाइनरी डाटा को न्यूक्लियोटाइड्स में डिकोड किया। मसलन हमने कहा 00 ए न्यूक्लियोटाइड है, 01 सी है, 10 की जगह जी न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा और 11 यानी 11 की जगह बाइनरी में 11 होगा, इसको टी न्यूक्लियोटाइड में हम डिकोड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने डाटा राइट करना शुरू कर दिया। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। जब हमने डीएनए में डाटा राइट करना शुरू कर दिया तो उसके बाद आपके पास डीएनए आपने स्टोर कर दिया। डीएनए को हम स्टोर कर सकते हैं 10,000 साल तक हम डीएनए को स्टोर कर सकते हैं। तो हमने डीएनए को स्टोर किया और अगर हम इससे टेम्परेचर 75 से ऊपर नहीं जाता तो ये 10,000 साल तक स्टोर रह सकता है। और उसके बाद हमने इसको रीड करना शुरू कर दिया। जब हमने इसको रिट्रीव करना है तो हमने इसको रीड किया। ये ऑपरेशन भी हमारे पास है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम डाटा को स्टोर करते हैं और इनकोड और डिकोड करते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे आपके पास बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं 10 की फॉर्म में, पल्सेस आ रही हैं और ऊपर आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो आप उन पल्सेस को देखें, न्यूक्लियोटाइड्स एस्टिमेट कर रहे हैं या उन न्यूक्लियोटाइड्स को देखकर आप डाटा को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा एस्टिमेशन कर सकते हैं। और डॉक्टर दीना ने अपना जितना भी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने डीएनए में राइट करनी थी वो हमें यहाँ पर दे दी है। तो उन्होंने क्लॉड शैनन का एक पेपर दिया जो कि बहुत अहम पेपर है, जिसमें ये बताया गया कि आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं किसी भी चैनल में एरर्स के बगैर, लिमिट क्या है। और इसी तरीके से कम्युनिकेशन चैनल में एक जगह से दूसरी जगह, एक मोबाइल से दूसरी जगह कितना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बगैर एरर के। बहुत ही ज़बरदस्त पेपर है। उन्होंने इसको, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन थ्योरी से रिलेटेड था, फिर उसके बाद एक वीडियो को जो कि ब्लैक एंड वाइट थी, आपको यहाँ पे वीडियो नज़र आ रही है, कुछ इमेजेस को, कुछ म्यूज़िक को और फिर अमेज़ॉन के एक टिकट को, इन तमाम चीज़ों को जो कि 2.4 मेगाबाइट की थी उनको स्टोर किया एक डीएनए में। आपको यहाँ पर उनका स्टोर किया हुआ डीएनए दिखा रहा हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर की गई और फिर इसे रिट्रीव भी किया गया। लेकिन जब भी आप डीएनए से इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं, मसलन आपने एक डीएनए बनाया और उसका एक ड्रॉप लिया और उसको रीड किया, तो वो ड्रॉप में मौजूद डीएनए ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए फिर हमें ज़रूरत होती है कि हम उसको रेप्लिकेट कर सकें, डीएनए को बार बार कॉपी कर सकें, ताकि जो जो डीएनए हम रीड कर रहे हैं वो तो ख़त्म होता जा रहा है, तो हमारे पास उसकी कॉपीज़ रहें। इस पूरे प्रोसेस को पीसीआर कहा जाता है। तो पीसीआर के ज़रिए हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डीएनए है और जब ये पीसीआर साइकिल से गुजरता है तो आप देख सकते हैं इसकी 2 कॉपीज़ बन चुकी हैं। तो हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं ताकि हमारे पास डाटा की रिट्रीवल अनलिमिटेड रहे। उन कॉपीज़ को हम रीड करते रहें और फिर नई कॉपीज़ बनाते रहें, क्योंकि जिन कॉपीज़ को हम रीड करेंगे उनका डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक ब्लैक एंड वाइट वीडियो दिखा रहा हूँ जिसको हमने ट्रिलियंस ऑफ टाइम डॉक्टर दीना ने डीएनए में स्टोर किया और फिर उसे रिट्रीव किया और उसमें कोई एरर नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बैक्टीरिया में एक इमेज को, ये डॉक्टर दीना का काम नहीं है लेकिन कुछ और साइंसदानों ने ये काम किया, इन्होंने इसको स्टोर किया और जब इन्होंने रिट्रीव किया तो उनको कुछ एरर मिला। आप देखें ब्लैक धब्बे आपको कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं जो ओरिजिनल इमेज में नहीं थे। तो इन्हें कुछ ना कुछ एरर मिला, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। डॉक्टर दीना ने अपनी तमाम आर्काइव्स यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव में महफूज की हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उनका कोड जो डाटा स्टोरेज का कोड था, जो उन्होंने डीएनए में डाटा स्टोर किया, वो पाइथन में लिखा गया था, वो भी अवेलेबल है और आप गिटहब के ज़रिए इस पूरे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, इसे अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और इसका हिस्सा भी बन सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। इनकोडिंग टाइम 2.5 था, लेकिन जब वो रीड कर रही थी यानी राइटिंग फंक्शन 2.5 में कंप्लीट हो जाता था, लेकिन जब वो डीएनए से डाटा रीड करती थी उन्होंने 9 मिनट लगते थे। मैंने आपको बताया इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और उन्होंने ये सारा काम पाइथन लैंग्वेज से किया और एक सिंगल सीपीयू मैकबुक से किया जो कि एप्पल की प्रोडक्ट है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ और साइंसदान भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक खरगोश में डीएनए को स्टोर किया और इसका मतलब ये कि ये खरगोश अब मेमोरी बन चुका है, पूरा का पूरा डाटा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। और उसका प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बताया। उन्होंने बाइनरी फाइल ली, उसे इनकोड किया न्यूक्लियोटाइड्स में ए, जी, टी और सी की फॉर्म में, और उसके बाद एक सोल्यूशन बनाया। उस सोल्यूशन को फर्दर इनकैप्सुलेट किया यानी उसकी हिफाजत की ताकि वो वक्त के साथ महफूज रह सके। और फिर उस सोल्यूशन को हमने शामिल कर दिया उस मटेरियल में जिससे हमने खरगोश को बनाना है। इस मटेरियल से फिर 3D में हमने खरगोश को बनाया 3D प्रिंटर के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं कि इनमें आपको ये डीएनए नज़र आ रहा है। तो अब इस खरगोश में ये डीएनए चला गया और इसका मतलब ये है
कि इस खरगोश में इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कर दी है, और अगर इसका एक छोटा सा ज़रा भी कहीं मुझे मिलेगा तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस खरगोश को कैसे बनाना है, और मैं इस खरगोश को दोबारा बना सकूंगा। ये जानदार खरगोश नहीं है, लेकिन हमें अभी बहुत आगे जाना है इस टेक्नोलॉजी में, और अभी हम डीएनए ऑफ थिंग्स पर पहुंच चुके हैं। तो इस खरगोश के इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया डीएनए ऑफ थिंग्स का। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये ग्लासेस हैं, और इस ग्लासेस में आप देख सकते हैं कि हमने डीएनए स्टोर किया। इन ग्लासेस में हमने एक छोटी सी वीडियो को स्टोर किया है, और इसका तरीका वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर एक यूट्यूब की वीडियो नज़र आ रही है जो कि 1.4 MB की है। उसको हमने डिकोड किया है, पहले उसको बाइनरी में लेके गए, फिर उसको न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट किया, फिर उसकी इनकैप्सुलेशन की, और उसके बाद हमने इन ग्लासेस के मटेरियल में उनको शामिल कर दिया। तो अब इन ग्लासेस में आपके पास एक गाना स्टोर हो चुका है, और वो आप इसे रिट्रीव करके देख सकते हैं। तो हम चीज़ों में डेटा को स्टोर कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि इस बनी का अगर छोटा सा हिस्सा, यानी 1 ग्राम का 100वां हिस्सा भी अगर आपको मिल जाए, छोटा सा पीस मिल जाए, तो आप 8 महीने के बाद भी उस पीस से इस पूरे बनी को बना सकते हैं। और हमने उन्हीं पीसेस से इस बनी को बनाया है। तो आप देख सकते हैं उसके मुख्तलिफ आपको कॉपीज नज़र आ रही है जो कि हम बना चुके हैं। हमें इस फील्ड में अभी बहुत आगे जाना है, डीएनए ऑफ थिंग्स में अभी आगे बहुत जाना है, और देखना है कि किस तरीके से हम बहुत ज़्यादा डेटा जानदारों में और बेजान चीज़ों में स्टोर कर सकते हैं, और उसे जल्द अज जल्द रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।